हेलो स्टूडेंट्स। मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा, द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्थात मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा, द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज के व्याख्यान में हम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 3 के अंतर्गत हमारे द्वारा कुल 2 सेक्शंस पर चर्चा की जानी है, सेक्शन 10 और सेक्शन 10A। सेक्शन 10 के अंतर्गत विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, जबकि सेक्शन 10A में विवादों का मध्यस्थता के लिए स्वेच्छया निर्देश से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अब है सबसे पहले सेक्शन 10 विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। उपधारा 1 के अनुसार जहां की समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है, वहां वह निम्नलिखित आदेश द्वारा किसी भी समय क उस विवाद का समझौता कराने के लिए बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा ख विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा ग विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को यदि वह किसी ऐसे विषय के संबंध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा घ विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो, न्याय निर्णय के लिए किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी। परंतु जहां की विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे 100 से अधिक कर्मकारों पर प्रभाव पड़ना संभाव्य न हो, वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो वह खंड ग के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगी। परंतु यह और कि जहां की विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतया या तंग करने के लिए दी गई है
या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो चुकी हो, इस उपधारा के अधीन निर्देश करेगी। परंतु यह और कि जहाँ विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहाँ वह सरकार विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित यथास्थिति श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को निर्देशित करने के लिए सक्षम होगी। इस प्रकार अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार इसके अंतर्गत प्रवर्तनकारी उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें विवाद से संबंधित किसी मामले को या स्वयं उस विवाद को ही अधिनियम के अधीन सर्जित किए गए विभिन्न प्राधिकारियों को संदर्भित करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा संदर्भ करने में पूर्ववर्ती शर्त यह है कि कोई औद्योगिक विवाद अस्तित्व में हो या ऐसे विवाद के उत्पन्न होने की आशंका हो, संदर्भ लिखित आदेश द्वारा किया जाना चाहिए। समुचित सरकार किसी औद्योगिक विवाद के अस्तित्व में होने या उसके उत्पन्न होने की आशंका होने के किसी भी समय उपरोक्त खंड क से लेकर खंड ग तक कार्य कर सकेगी। धारा 10 की उपधारा 1 के अनुसार जहाँ की केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त है या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना संभाव्य है और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्याय निर्णीत होना चाहिए, वहाँ केंद्रीय सरकार चाहे वह उस विवाद के संबंध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो, न्याय निर्णय के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार जहाँ की औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किए जाने के लिए विहित रीति से चाहे संयुक्ततः या पृथकतः आवेदन करते हैं, वहाँ यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह तदनुसार निर्देश करेगी। उपधारा 2 के अनुसार इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के संबंध में अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। परंतु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी वैश्विक कर्मकार से संबंधित है, वहां ऐसी कालावधि 3 मास से अधिक नहीं होगी। परंतु यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से चाहे संयुक्ततः या पृथकतः ऐसी कालावधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं और यदि ऐसे श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगा जो वह ठीक समझे। परंतु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी
कालावधि की यदि कोई संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्रवाइयों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था अवर्जित की जाएगी। परंतु यह और भी कि श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्रवाइयाँ केवल इस आधार पर व्यवगत नहीं हो जाएगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसे कार्रवाइयों के पूरा होने के पूर्व समाप्त हो गई थी। उपधारा 3 के अनुसार जहां की कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद से सत्संग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी को जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिष्ठित कर सकेगी। उपधारा 4 के अनुसार जहां की किसी औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चातवर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्याय निर्णय के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं, वहां यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण अपने न्याय निर्णय को उन प्रश्नों और उनसे अनुषंगिक विषयों तक ही सीमित रखेगा। उपधारा 5 के अनुसार जहां की किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से संपर्क कोई विवाद श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है और समुचित सरकार की राय या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह हो कि विवाद इस प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना संभाव्य है, वहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय किंतु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व उस निर्देश में ऐसे स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो या उसके होने की आशंका हो या न हो। उपधारा 6 के अनुसार जहां की कोई निर्देश उपधारा 1 के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन हो, न्याय निर्णय की अधिकारिता नहीं होगी और तदनुसार का यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की किसी कार्रवाई में लंबित है, तो यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्रवाई जहां तक कि वह ऐसे मामले से संबद्ध है, राष्ट्रीय अधिकरण को ऐसे निर्देश पर अभिखंडित हो गई समझी जाएगी तथा ख समुचित सरकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्याय निर्णय के अधीन का कोई मामला ऐसे मामले के संबंध में कार्रवाई के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित रहने के दौरान न्याय निर्णय के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करें। स्पष्टीकरण: इस उपधारा में श्रम न्यायालय या अधिकरण के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के संबंध में किसी भी राज्य में प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित हो।
उपधारा 7 के अनुसार जहां की कोई औद्योगिक विवाद जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार समुचित सरकार नहीं है राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया जाता है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे विवाद के संबंध में धारा 15, धारा 17, धारा 19, धारा 33 क, धारा 33 ख और धारा 36 क में समुचित सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह केंद्रीय सरकार के प्रति निर्देश है, किंतु यथापूर्वक के और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त उपबंधित है उसके सिवाय उस विवाद के संबंध में समुचित सरकार के प्रति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी निर्देश से राज्य सरकार के प्रति निर्देश अभिप्रेत होगा। उपधारा 8 के अनुसार किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्रवाइयां केवल इस आधार पर व्यवगत नहीं हो जाएगी कि विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की जो कर्मकार है मृत्यु हो गई है और ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी कार्रवाइयों को पूरा करेगा और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा। अब है सेक्शन 10A विवादों का मध्यस्थता के लिए स्वेच्छया निर्देश, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। उपधारा 1 के अनुसार जहां की कोई विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक और कर्मकार विवाद मध्यस्थता के लिए निर्देशित किए जाने के लिए सहमत हो, वहां वे विवाद के धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किए जाने से पूर्व किसी भी समय विवाद को लिखित करार द्वारा मध्यस्थता के लिए निर्देशित कर सकेंगे और निर्देश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिनके अंतर्गत श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी आता है, जिन्हें मध्यस्थता करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में होगा। उपधारा 1 के अनुसार जहां की मध्यस्थता करार यह उपबंध करता है कि विवाद सम संख्यक मध्यस्थों को निर्देशित किया जाए, वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबंध करेगा जो निर्देश पर उस समय कार्य आरंभ करेगा जब मध्यस्थ राय में बराबर बटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्यस्थता पंचाट समझा जाएगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में निर्दिष्ट मध्यस्थता करार ऐसे प्रारूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे जैसी विहित की जाए। उपधारा 3 के अनुसार मध्यस्थता करार की एक प्रति समुचित सरकार और सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी और समुचित सरकार ऐसी प्रति की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। उपधारा 3 के अनुसार जहां की कोई औद्योगिक विवाद मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो गया हो कि निर्देश करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार उपधारा 3 में निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी रीति से अधिसूचना निकाल सकेगी जैसी विहित की जाए और जब ऐसी कोई अधिसूचना निकाली गई हो तब उन नियोजकों और कर्मकारों को जो मध्यस्थता करार के पक्षकार नहीं हैं किंतु विवाद से संपृक्त हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाएगा। उपधारा 4 के अनुसार मध्यस्थ विवाद का अन्वेषण करेगा या करेंगे या यथास्थिति मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता पंचाट समुचित सरकार को निवेदित करेगा या करेंगे। उपधारा
4 के अनुसार जहां की कोई औद्योगिक विवाद मध्यस्थम के लिए निर्देशित किया गया है और उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी को जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हो चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिष्ठित कर सकेगी। मध्यस्थम अधिनियम 1940 की कोई भी बात इस धारा के अधीन मध्यस्थों को लागू नहीं होगी। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 3 पर विस्तृत चर्चा की गई और जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा इस अध्याय 3 की धारा 10 और धारा 10 के पर चर्चा की गई। धन्यवाद।